नमस्कार विद्यार्थियों। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, उस पर चर्चा की है। और पिछले वीडियो में हमने इस पर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स उसके देखे थे। आज हम इस वीडियो में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो पिछली वीडियो में यदि आप ध्यान से देखें तो हमने वहां पर इस तरीके की 3 इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशंस देखी थी। ये 3 बेसिक इक्वेशंस हमने देखी थी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम अपनी चर्चा आगे चलते हैं। एक ये डीई अर्थात चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये 0 है क्योंकि हमारा सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 है। अब डीई क्या चीज है? यदि आप यहाँ पर इक्वेशन में देखें तो हमारी हमने लिखा था E बराबर सिग्मा एन ई इंटू डी। एन ई इंटू ई यानी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के लिए N1 N1 E1, N2 E2, N3 E3, इन सब का समेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज हो जाती हैं। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमें दोनों का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। तो इसलिए N1 DE1 और E1 DN1। तो इस तरीके से एक एनर्जी स्टेट के लिए हमारे पास से दो टर्म्स आएंगी और ये आगे तक इसी तरीके से चलती चली जाएगी। तो यदि हम इसको जनरलाइज करें तो हम इस तरीके से हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाते हैं यदि हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और डी एन बराबर भी 0 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं। तो ऐसी स्थिति में डीएन भी 0 के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं सिग्मा डीएन आई इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर टोटल एनर्जी क्योंकि हमारी सिस्टम की कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। N1 DE1 इक्वल टू 0 क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इक्वेशन 4 है वो भी रिड्यूस होकर इस तरीके से इक्वेशन 7 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास अब इक्वेशन रिड्यूस होकर ये बन जाती है। अब जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, यहां पर जो हमने इक्वेशन ये 3 लिखी थी इस पर यदि हम विचार करें, ये जो इक्वेशन 3 है जहां पर हमने इसको W के लिए लिखा था, इसका यदि हम लॉग ले लें, नेचुरल लॉग ले लें तो ये तो बन जाएगा ln W। और दूसरा ये जो राइट हैंड साइड है इसका नेचुरल लॉग लेंगे। तो यहां पर यदि हम देखें तो टर्म्स कितनी है, ये एक टर्म है, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है अर्थात हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई a इंटू बी। तो a इंटू बी को जब हम लॉग लेते हैं तो बनता है log a प्लस log b। तो ये जो n फैक्टोरियल है एक तो उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा और दूसरी तरफ ये दूसरी क्वांटिटी है, यहां पर भी आप देखें एक न्यूमरेटर भी है और एक डिनोमिनेटर भी है। तो a अपॉन बी का जब हम लॉग लेते हैं तो वो log a माइनस log b बनता है। तो ये हो गया log g1 रेज टू द पावर n1 और यहां पर जब हम a रेज टू द पावर b का रूल लगाते हैं लॉग का तो बन जाता है b log a। तो इसलिए लॉग के कई नियम यहाँ पर हम एक साथ लागू कर सकते हैं और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर है ये इस तरीके से बन जाएगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगी और नीचे ये जो डिनोमिनेटर है ये माइनस में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का लॉग लेने पर हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि ये एक n फैक्टोरियल है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है, n फैक्टोरियल है और इस n फैक्टोरियल का लॉग लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि किसी नेचुरल नंबर का यानी फैक्टोरियल का लॉग लिया गया है, किसी फैक्टोरियल का नेचुरल लॉग लिया गया है, तो वहां पर एक
अप्रोक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टर्लिंग थ्योरम लागू की जाती है। यदि n लार्ज है तो ऐसी स्थिति में स्टर्लिंग इक्वेशन लगाई जाती है जो कि n फैक्टोरियल के नेचुरल लॉग को डिफाइन करती है कि नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। ये फ्रॉम मैथमेटिक्स है। तो इसको यदि हम, तो ये जो हमारी टर्म है पीछे, उसको पर हम यदि अप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन एक बनती है कि यदि हम n फैक्टोरियल है, इस पर हम लगाते हैं तो इस तरीके से बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम इस W वाली इक्वेशन में रख दें, यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन में स्टर्लिंग थ्योरम लगा दें, क्योंकि यहाँ पर भी स्टर्लिंग थ्योरम लगेगी और यहाँ पर भी स्टर्लिंग थ्योरम लगेगी। तो ऐसी स्थिति में हम उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस रूप में लिख सकते हैं। LNW क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पहला टर्म था उस पे स्टर्लिंग थ्योरम लगाई, दो टर्म्स आ गई, ये तो है ही। और फिर ये जो तीसरा टर्म था जहां पर फैक्टोरियल n का लॉग था, वहां पर स्टर्लिंग थ्योरम लगा दी। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 5 टर्म्स आ जाती हैं। और ये देखिए ni है और ये सिग्मा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये सिग्मा ni बन जाएगा, ठीक है। और सिग्मा ni इक्वल टू क्या है, n। तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर n ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि ये n और ये n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये एक रिड्यूस्ड इक्वेशन LNW के लिए बन जाएगी। अब यहाँ पर यदि हम मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करें तो वह है DLNW इक्वल टू 0, यानी जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लॉग का डिफरेंशिएशन 0 है। वो कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे, DLNW बराबर 0। तो इस 11 नंबर इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा, DLNW। और दूसरी तरफ ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका हम डिफरेंशिएशन करें और इसको 0 के बराबर रख दें। ये मैक्सिमा की शर्त हो जाती है, उसको हमने यहां पर अप्लाई किया है। तो यहां पर आप देखिए कि ये n फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में dn भी 0 हो जाएगा, क्यों, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये फैक्टर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी इसके डिफरेंशिएशन के वैल्यू। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा और इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक ni और एक lni, ये दोनों ही वेरिएबल हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल लागू होगा कि पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो उसको जब हम यहाँ लागू करेंगे तो इस तरीके का फैक्टर यहाँ पर आएगा, ln ni, इसका जब हम करेंगे तो 1/ni आ जाएगा और ni का जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वो रूल डिफरेंशिएशन का यहाँ पर लागू किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन रिड्यूस होकर हम इसको सिंप्लीफाई रूप में हमारे सामने निकल के आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये दो इक्वेशंस तो हमारे पास पहले से थी, ठीक है, इसकी हमने चर्चा की थी, ये इक्वेशन पहले से थी, दो इक्वेशंस, और ये एक तीसरा रिलेशन हमने और निकाला। तो ये जो हमारी तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं ये हमारे किसी भी बल्क सिस्टम पर लागू होती है। तो इन दो बेसिक इक्वेशन से हमने ये एक तीसरी इक्वेशन और निकाली है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या करना है कि इक्वेशन 13
को अल्फा से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 14 को बीटा से मल्टीप्लाई करें। अल्फा और बीटा क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये अलग कैलकुलेशन है। अभी सिर्फ हम इसको ले रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 15 में ऐड कर दें, जोड़ दें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 13 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 14 को बीटा से मल्टीप्लाई किया और इस 15 में ऐड कर दिया। तो वो इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिख पाते हैं। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए हम इसको लिखना चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा EI प्लस ln G1 अपॉन N1 इस तरीके से लिखेंगे। तो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के लिए अलग अलग I की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को अलग अलग लिख सकते हैं। ये किसी एक एनर्जी स्टेट के लिए हम इक्वेशन को लिख पाएंगे। और ये क्योंकि बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये एक तरफ है और बाकी ये दो फैक्टर अल्फा प्लस बीटा EI इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में हो गया। और यदि हम इसको और उल्टा करके लिखते हैं, इस GI अपॉन NI इसको हम उल्टा कर दें, यहां पर देखिए NI अपॉन GI हो गया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर माइनस गायब हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव तो कैसे बन जाएगा कि यहां पर माइनस साइन और आ जाएगा और ये माइनस और ये माइनस दोनों हट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये एक रिलेशन निकल के आ जाता है। यहां से यदि नेचुरल लॉग हटाएं तो ये e की पावर आ जाती है, आपको पता होगा जब लॉग हटाते हैं तो e रेज टू दी पावर अल्फा प्लस यहां पर ये है, तो ये हम इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख पाएंगे। लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर एक्चुअली क्या है कि इस बीटा की जगह पर, अब देखिए यहां पर बीटा नहीं है, इस बीटा की जगह पर -1 अपॉन KT ये फैक्टर यहां पर हमने लिखा है। ये EI तो पहले से है ही, यहां पर भी है। यहां पर हमने इस बीटा की जगह पर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है -1 अपॉन KT। बीटा क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो हमने वैल्यू रखी है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, यहाँ पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, यानी बिल्कुल जो फंडामेंटल चीजें हैं हमने उसी को यूज किया है। और इस तरीके से ये यहाँ पर एक हमने NI के लिए यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, उसके लिए हमने रिलेशन ये निकाला है। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाला है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मैथमेटिकल रूप है और ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देता है मोस्ट पार्टिकल का, यानी इसको हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका, पार्टिकल्स का, फॉर विच मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल। किस माइक्रोस्टेट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक ये मैथमेटिकल रूप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं। अल्फा और बीटा इनके बारे में अभी हमको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, उसको हमें सीधे सीधे यूज करना है।